माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12th का लाइन एंड प्लेन चैप्टर नंबर 6 और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्लेन के बारे में। मतलब इसके पहले हमने जो 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व की है, ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो उसमें हम लोगों ने लाइन क्या होती है वो हमने स्टडी किया है ऑलरेडी। और हमारे चैप्टर का नाम है लाइन एंड प्लेन। तो आज से हम लोग प्लेन क्या होता है एग्जैक्टली उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। उससे रिलेटेड सभी बेसिक कंसेप्ट जो कुछ भी इक्वेशंस हो गए उनका हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 6.3, 6.4 वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, प्लेन मतलब क्या होता है? देखो, प्लेन एक ऐसा सरफेस है, उसकी डेफिनेशन, प्लेन इज अ सरफेस सच दैट द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट लाइज एंटायरली ऑन इट। मतलब क्या? देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये एक सरफेस है, राइट ना। ये इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट्स को लेकर एक लाइन हमने ड्रॉ की। तो ये लाइन एंटायरली क्या हो रही है? इसी सरफेस के ऊपर आ रही है। any 2 points, it's entirely on it. Line joining any 2 point is entirely on it. मतलब मान लो एक पॉइंट यहाँ पे होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो ये हमारी लाइन कैसी होगी? ऐसी होगी। तो उस प्लेन में आ रही है क्या? नहीं। यहाँ का पॉइंट वो इस प्लेन के ऊपर है, लेकिन इसकी जो लाइन है 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, वो इस प्लेन पे नहीं है, वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है ना। तो ये इस लाइन को हम लोग ये प्लेन के ऊपर है ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते। तो सरफेस मतलब ये सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है वो एंटायरली उसी प्लेन में आ रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ प्लेन क्या है? इट इज अ सरफेस such that the line joining any 2 points on it lies entirely on it. उसी के ऊपर वो लाइन entirely lie कर रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। तो बच्चों, प्लेन को हम लोग अलग अलग तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहला पॉइंट है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। 2 लाइन्स है, मान लो यहाँ पे 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 2 लाइन्स हमें प्लेन डिटरमाइन करके देते हैं। कैसे? देखो, तो मान लो ये वो 2 लाइन्स है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, राइट ना, यहाँ ऐसे इंटरसेक्ट करिए ये 2 लाइन्स। तो ये जो है ये इसका क्या रहेगा? प्लेन रहेगा। मैं आपको वापस बुक लेके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है? इसका ये प्लेन है। मान लो ये 2 लाइन्स जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इनको मैंने ऐसे शिफ्ट किया। अब यहाँ पे इसको मैंने ऐसे शिफ्ट किया, तो इसका प्लेन कौन सा रहेगा? ये वाला प्लेन रहेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। यही 2 लाइन्स इंटरसेक्ट मान लो ऐसे शिफ्ट किए, तो ये इसका प्लेन रहेगा। ओके, मतलब ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमें क्या कर, ये हमें प्लेन शो कर रही है। सेकेंड पॉइंट है 2 पैरेलल लाइन्स। अब यही लाइन्स मैंने ऐसे पैरेलल रखी, तो ये जो है ऐसी पैरेलल लाइन्स है, तो ये जो है ये इसका क्या रहेगा? प्लेन रहेगा। या फिर इस साइड का ये इसका प्लेन रहेगा। इन्हीं लाइन्स को मैंने ऐसे शिफ्ट किया, तो ये इसका इस साइड का क्या रहेगा? प्लेन। या फिर इस साइड का प्लेन रहेगा। या फिर मान लो इनको दोनों को मैंने ऐसे शिफ्ट किया, एक के नीचे एक, तो ये जो इसके पीछे का जो सरफेस रहेगा ये वाला प्लेन रहेगा या फिर ये वाला प्लेन रहेगा। मतलब यहाँ पे ये 2 लाइंस जो पैरेलल होती है वो भी हमें प्लेन डिटरमाइन करती है। उसके बाद अ लाइन एंड अ पॉइंट आउटसाइड इट। सिर्फ सिंगल पॉइंट प्लेन डिटरमाइन नहीं कर सकता। एक लाइन हमने ड्रॉ की और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे जो ऐसा प्लेन सरफेस रहेगा या फिर ये पीछे का प्लेन सरफेस है वो हमें प्लेन डिटरमाइन करेगा। ठीक है। सिमिलरली 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं, हाँ, कोलिनियर पॉइंट हम इनको कहते हैं जो एक लाइन में होते हैं, उनको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मतलब एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इनका ये जो है ये प्लेन रहेगा। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक दूसरा पॉइंट इसके आगे है, तो ऊपर का ये क्या है? प्लेन डिटरमाइन करेगा। तो ऐसे अलग अलग मेथड से जिससे हम लोग प्लेन डिटरमाइन कर सकते हैं। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, 2 पैरेलल लाइन्स, अ लाइन एंड अ पॉइंट आउटसाइड एंड 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये सभी हमें क्या करेंगे? प्लेन डिटरमाइन करने के तरीके हैं अलग अलग। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद है बच्चों नॉर्मल टू अ प्लेन। नॉर्मल टू अ प्लेन मतलब क्या? देखो, ये प्लेन है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की ऐसे, तो परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। मैंने अब इस साइड का प्लेन लिया, ऐसा प्लेन लिया, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ऐसी रहेगी। ओके,
मान लो इसी को मैंने ऐसे शिफ्ट किया तो परपेंडिकुलर भी शिफ्ट होगी। अगर मैंने ऊपर से प्लेन लिया तो नीचे की साइड में जो रहेगी वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये यहाँ पे हम लोग नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन होती है प्लेन को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। और ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले, डायरेक्शन रेशियो। वैसे एक प्लेन के ऊपर बहुत सारी नॉर्मल हो सकती है, बहुत सारी परपेंडिकुलर लाइंस हो सकती हैं, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस का हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कंसिडर करने वाले हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, मान लो यहाँ पे 3 एक्सिस हम लोग लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर मान लो हम एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं, एक्स वाई प्लेन मतलब ये आएगा, एक्स वाई प्लेन में जो नॉर्मल रहेगी वो किसको परपेंडिकुलर रहेगी, जेड एक्सिस को। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या रहेंगे, एक्स वाई प्लेन यहाँ पे एक्स क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट 0 डायरेक्शन रेशियोज में, y का 0 और सिर्फ z का, क्योंकि z को परपेंडिकुलर है तो z क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स वाई प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन, ऐसे हम बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन, ओके, टू एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन, अगर हमने लिया वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन देखो कौन सा है, ये वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन का नॉर्मल किसको परपेंडिकुलर, किसको पैरेलल रहेगा, एक्स को, राइट ना। तो यहाँ पे हम एक्स का कोऑर्डिनेट 1 लेंगे, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 लेंगे। सिमिलरली अगर वो एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन की नॉर्मल है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो एक्स जेड मतलब ये वाला, ये इसका नॉर्मल किसको पैरेलल रहेगा, वाई को, मतलब इसका 0 डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, 1 0। तो ये याद रखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम यूज करेंगे। जो डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे नॉर्मल के टू एक्स वाई प्लेन रहेगा वो जेड को पैरेलल रहेगा, तो 0 0 1 रहेंगे उसके डायरेक्शन रेशियोज। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन 1 0 0, सिर्फ उसमें जो नहीं है ना उसके लिए 1 लिखो, बाकी दोनों के लिए 0 लिखो। यहाँ पे y नहीं है तो y के लिए 1, बाकी दोनों के लिए 0। यहाँ z नहीं है तो z के लिए 1, बाकी दोनों के लिए 0, क्योंकि वो जो थर्ड रिमेनिंग एक्सिस है उसको वो क्या होती है, पैरेलल होती है। हालांकि ये प्लेन को वो परपेंडिकुलर है लेकिन थर्ड रिमेनिंग एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए वहां पे हम लोग 1 लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन मतलब यहाँ पे एक प्लेन लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक प्लेन लिया हमने, ये प्लेन के थ्रू अ पॉइंट मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हमें लेना है, मान लो मैंने ए पॉइंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर हमने लिया ए बार, ओके, और यहां से इस पॉइंट से लेके और एक मैंने पॉइंट लिया दूसरा पी बार जिसका पोजीशन वेक्टर हमें पता नहीं, हम आर बार लेने वाले। तो इन दोनों की एक लाइन हमने इसी प्लेन के ऊपर ड्रॉ की, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर, और इससे एक परपेंडिकुलर वेक्टर हमने लिया। मान लो ये परपेंडिकुलर वेक्टर को मैंने नाम दिया एन बार, परपेंडिकुलर वेक्टर मैंने लिया एन बार, ओके, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर। तो इसका जो इक्वेशन है वो हमें निकालना है, तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, देखो, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, ऐसी प्लेन का इक्वेशन क्या होता है देखो। तो इसी से एक थ्योरम है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों थ्योरम देखो क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है वो प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर, और इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब समझ में आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। देखो देखो ये एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट से ये प्लेन पास हो रही है, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर, ये वेक्टर और वो पॉइंट, ये दोनों से पास होने वाली प्लेन, उसका इक्वेशन क्या होता है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। यहाँ पे आर बार क्या है, ये पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट जिससे हमने एक लाइन बनाई है आर बार, वो पॉइंट, और यहाँ पे एन बार मतलब ये परपेंडिकुलर वेक्टर, ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो प्लेन है उसका इक्वेशन क्या होता है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। अब इसका प्रूफ भी हमें देना है, तो प्रूफ कैसे देंगे देखो। तो देखो बच्चों प्रूफ देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
ये ए पॉइंट हमने लिया है, यहाँ पे पी एनी पॉइंट लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ऑफ इस चीज का पोजीशन वेक्टर हमने आर बार से डिनोट किया है। ये आर बार मतलब ये पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, पी ऑफ आर बार बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन एंड एपी बार जो है, अभी ये एपी बार बन गया, देखो ये एपी बार इसको परपेंडिकुलर है, एपी बार is perpendicular to n bar, AP bar is perpendicular to n bar। तो देखो दो वेक्टर जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये ऑलरेडी हमने वेक्टर चैप्टर में स्टडी किया है। इसका मतलब AP बार डॉट n बार इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। AP बार को अभी हम कैसे लिखेंगे, AP बार को हम लिखेंगे यहाँ, कभी भी देखो कोई भी वेक्टर होता है उसको हम क्या करते हैं, वो अगर आपको निकालना है तो आप हम पी बार पहले लिखते हैं माइनस ए बार बाद में ले, मतलब उनके पोजीशन वेक्टर की सब्ट्रैक्शन हम लोग लेते हैं कोई भी वेक्टर सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पी क्या लिया है हमने, आर बार लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर बार आएगा और ए क्या आएगा, ए बार आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0। अब एन बार से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आर बार डॉट एन बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0। ये टर्म माइनस है, अगर हम इस साइड शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलेगी प्लस, तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। ये हमें फाइनल आंसर मिला, यही हमें प्रूव करना था। मतलब कोई भी प्लेन है जो किसी एक पॉइंट में से पास हो रही है और किसी एक वेक्टर को परपेंडिकुलर है, ऐसी प्लेन का इक्वेशन हमें क्या मिलता है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये आपको याद रखना है। अब बच्चों देखो ये जो इक्वेशन है इसको एक अलग नाम बोला जाता है, इसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज, इसको कहा जाता है कॉल्ड एज वेक्टर इक्वेशन। ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, ऐसे उसको बोला जाता है। क्योंकि देखो ये स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में है और क्या है, इट इज अ वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। उसके बाद देखो बच्चों इसी से रिलेटेड एक दूसरा थ्योरम भी है, वो क्या है देखो। अब मान लो आपको इसका पोजीशन वेक्टर नहीं, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 z1 एंड ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, डायरेक्शन रेशियोज a b c। तो ऐसी केस में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखेंगे, देखो पहले केस में क्या दिया था आपको, पोजीशन वेक्टर दिया था p बार r बार। अब क्या दिया है आपको, मान लो कोऑर्डिनेट्स दिए x1 y1 z1 और आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं a b c। तो इस केस में हम लोग इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो थ्योरम क्या है उससे रिलेटेड वो मैं आपको बताती हूं। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing, equation of a plane passing through the point, equation of a plane passing through the point a x1 y1 z1, एक पॉइंट में से पास हो रही है x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ हुज नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, मतलब परपेंडिकुलर के ए बी एंड सी। तो ऐसी केस में इसका इक्वेशन क्या होता है आपको पता है ना, जब इसके पहले एक्सरसाइज आई थिंक 6.2 में हमने यूज किया था, जब दो वेक्टर्स ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो इसका इक्वेशन हमें मिलता है इज, और x मान लो ये इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो x माइनस x1 इसमें क्या आएगा देखो, यहाँ पे लिखती हूं मैं नीचे, a इंटू ये डायरेक्शन रेशियो a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होता है। मतलब इनकेस अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। इनकेस आपको ये फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स दिए x1 y1 z1 x y z, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। आया समझ में? जब आपको
कोई प्रोडक्ट दिया है, मतलब पोजीशन वेक्टर दिया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उस वक्त आप, और डायरेक्शन रेशियोज दिए तो उस वक्त आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। दोनों भी फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये सभी पॉइंट को नोट डाउन करते चलो। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू बी बार एंड सी बार। मतलब एक ऐसा प्लेन है, ओके, इस प्लेन से एक पॉइंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट हमने लिया ए, उसी तरह और एक दूसरा पॉइंट हमने लिया एनी पॉइंट पी बार, ओके। इन दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही है। अब इसी प्लेन के ऊपर दो वेक्टर्स हमने लिए बी बार एंड सी बार। ये वेक्टर बी बार हमने यहाँ पे लिया, दूसरा वेक्टर सी बार हमने यहाँ पे लिया, जो कि पैरेलल है इस लाइन को, इस पॉइंट को, ठीक है। तो आपको पता है ना, जब दो वेक्टर्स ऐसे होते हैं तो यहाँ पे हमने लिया था, मान लो ये बी बार है, ये सी बार है, तो यहाँ पे बी बार एंड ये सी बार मैंने लिया, बी बार एंड सी बार। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो तीसरा वेक्टर इन दोनों को क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम नाम देते हैं बी बार क्रॉस सी बार। इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, क्या, बी बार क्रॉस सी बार। तो ये लास्ट एग्जाम्पल जैसा ही हो गया, बस यहाँ पे हमने नॉर्मल ली थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है बी बार क्रॉस सी बार, वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है और इस लाइन को पैरेलल। तो अभी यहाँ पे इस प्लेन को परपेंडिकुलर, ये लाइन को परपेंडिकुलर सॉरी, और ये दो लाइंस को पैरेलल है ये। तो ऐसी लाइन का जो इक्वेशन है वो हमें कुछ अलग मिलता है, उसको वेक्टर इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो उसका भी एक थ्योरम है, वो मैं आपको बता, जो फॉर्मूलेज है वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेज याद रखो यहाँ पे, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। अभी देखो उसका इक्वेशन क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरम हम देखते हैं। तो बच्चों थ्योरम देखो क्या है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, मतलब ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए बार, एंड पैरेलल टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स, इनको पैरेलल है ये पॉइंट, ओके। एंड इसका इक्वेशन, इसका वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा, आर बार माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। तो यहाँ पे देखो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एपी बार कंसिडर करेंगे, एपी बार, ओके, एपी बार, या फिर पहले आप उसी तरह लिखो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था, लेट पी ऑफ आर बार इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, then AP bar is perpendicular to B bar cross C bar. AP bar is perpendicular to B bar cross C bar. Therefore, AP bar dot B bar cross C bar is equal to क्या होता है, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, AP bar dot B bar cross C bar is equal to जीरो। तो AP बार क्या है, यहाँ पे AP बार, यहाँ पे R बार होता है, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे P बार माइनस A बार, लेकिन P क्या है लिया हमने, पोजीशन वेक्टर R बार लिया है, तो R बार माइनस A बार डॉट B बार क्रॉस C बार इज इक्वल टू जीरो। तो R बार माइनस A बार, तो R बार से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, ये इसका वेक्टर मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें क्या मिलेगा, R बार डॉट B बार क्रॉस C बार लिखेंगे हम लोग, माइनस A बार डॉट B बार क्रॉस C बार करेंगे, C बार इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस हमने उस साइड शिफ्ट किया तो ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू, इस साइड जाके प्लस बनेगा, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो ये हमें मिला फाइनल इक्वेशन। ये इक्वेशन भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ये इक्वेशन भी, मतलब आपके थ्योरम में ये इक्वेशन भी है, बट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस। तो ऐसे भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। आया समझ में बच्चों? अभी जो इक्वेशन हमने स्टडी किया, क्या इक्वेशन स्टडी किया, आर बार माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू जीरो। इसी का पैरामीट्रिक फॉर्म भी है, उसको कहा जाता है वेक्टर इक्वेशन, सॉरी स्पेलिंग, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। वो क्या है देखो, अब यहाँ पे एपी बार, बी बार एंड सी बार, एपी बार, बी बार एंड सी बार, ये क्या है, आर पैरेलल, ये क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया पैरेलल वेक्टर से, आर पैरेलल इन द सेम प्लेन,
तो इनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोल सकते हैं। वेक्टर चैप्टर में स्टडी किया था, देखो इन सेम प्लेन। तो वेक्टर चैप्टर में हमने देखा था कि ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। इसको कोप्लेनर वेक्टर्स बोला जाता है। ओके, देन ए पी बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी बार एंड सी बार। एंड ऐसे वेक्टर्स का जो इक्वेशन हमें मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है, ए पी बार इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी बार प्लस म्यू इंटू सी बार, ऐसे उसको लिखा जाता है। जब ऐसे कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं तो उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें लैम्डा एंड म्यू क्या है, लैम्डा एंड म्यू आर सम स्केलर्स, इनको क्या कहा जाता है, स्केलर्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए पी बार का अगर मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूं आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्डा बी बार प्लस म्यू सी बार। हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो ये पैरामीटर्स हो गए लैम्डा एंड म्यू, उनके फॉर्म में हम क्या वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे, आर बार इज इक्वल टू माइनस ए बार को उधर शिफ्ट किया तो प्लस ए बार बनेगा, प्लस ए बार प्लस लैम्डा बी बार प्लस म्यू सी बार। तो ये जो इक्वेशन है इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म इसको कहा जाता है। आया समझ में? तो ये एक्चुअली इसी का पॉइंट है, ये द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू बी बार। ये इक्वेशन हमें क्यों मिला, क्योंकि ये पॉइंट जो है इन दोनों को पैरेलल है, तो इनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स को हम ऐसे भी लिखते हैं इसी फॉर्म में, ए पी बार इज इक्वल टू लैम्डा बी बार माइनस प्लस म्यू सी बार। तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर पुट किया तो ये आर बार इज इक्वल टू हमें ये वेक्टर मिलता है। इसको हम पैरामीटर के फॉर्म में जो इक्वेशन हमें मिला उसको वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट देखो बच्चों, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब देखो मान लो एक प्लेन हमने ली, यहाँ पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, उसके ऊपर एक प्लेन लिया ऐसा। इस प्लेन में एक ये पॉइंट है, ओके, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, इसको मैंने नाम दिया सी। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक लाइन में नहीं है। ठीक है, ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का एक प्लेन है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बार, बी बार, सी बार, इनके पोजीशन वेक्टर भी हमने लिए ए बार, बी बार एंड सी बार। तो इसका जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0। ये इसका हमें इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए बी बार। ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे ए सी बार। और कोई एक पॉइंट हमने लिया, मान लो उसको हमने पी बार नाम दिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, आर बार। तो यहाँ पे हमने आर बार माइनस ए बार वही लिया है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या बनेगा, दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज द ए पी बार। तो अभी देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसको आपको प्रूफ पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स है। कौन से, ए पी बार एक ही प्लेन में है ना, ए बी बार एंड ए सी बार, ये सभी क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स। दैट मीन्स यहाँ पे हम प्रूफ ऐसे दे सकते हैं, ए पी बार, ए बी बार एंड ए सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स। इसके लिए आपको वेक्टर चैप्टर क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोप्लेनर वेक्टर्स इनको कहा जाता है। देयरफॉर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स ए पी बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ऐसे लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें, 0। कोप्लेनर वेक्टर्स है। यहाँ पे ये एक वेक्टर हमने लिया जो कि इसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए पी बार है ए सी बार को परपेंडिकुलर, जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा था। मान लो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर हमें ये मिलता है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन को भी और इन वेक्टर्स को भी। तो ये वेक्टर क्या आएगा, दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज ए बार क्रॉस बी बार, ये वेक्टर हमें मिलता है। तो वही वेक्टर, तो ये लाइन को ये परपेंडिकुलर होगा। देखो ए पी बार, दिस ये एक लाइन है, उसको ये परपेंडिकुलर वेक्टर आया। कौन सा, ये वाला। इसको हम क्या नाम दे रहे, ए बी बार क्रॉस ए सी बार। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर से, ये लाइन इस प्लेन के ऊपर है और ये वेक्टर जो है वो प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा वेक्टर है वो। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो वही हमने किया यहाँ पे, 2 परपेंडिकुलर, ये एक वेक्टर पूरा एक वेक्टर हो गया ये वाला,
और ये दूसरा वेक्टर हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए बी बार क्या है, आर बार माइनस ए बार डॉट ए बी बार क्या है, ए बी बार हमें मिलेगा बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0। देखो मैंने ए पी बार को लिखा आर बार माइनस ए बार, क्योंकि पी बार का पोजीशन वेक्टर आर बार लिया है। ए बी बार को हमने लिखा बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, इसको हमने ऐसे लिखा दैट इज इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो आ गया हमारा आंसर। इसी को, इसको क्या कहा जाता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरे तरीके से हम लोग लिखते हैं, कैसे, बॉक्स के फॉर्म में। इसके पहले हमने देखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम बॉक्स में भी लिखते हैं, कैसे, आर बार माइनस ए बार देन बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार देन सी बार माइनस ए बार, बॉक्स कंप्लीट इज इक्वल टू 0। आर बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी को और एक फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये एक फॉर्मूला याद रखो, जिसको मैं बॉक्स डाल रही हूँ सबको बॉक्स डालो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आगे जाके हम लोग यूज करने वाले हैं। इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखते हैं। देखो कैसे लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो बच्चों इसका कार्टेशियन फॉर्म देखो क्या आएगा। मान लो कार्टेशियन फॉर्म मतलब आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको ए दिया है, बी दिया है एंड सी दिया है। तो मान लो पी को मैंने माना एक्स वाई जेड, इसको मैंने माना x1 y1 z1, इसको मैंने माना x2 y2 z2 एंड सी को मैंने माना x3 y3 z3। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, मतलब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो क्या आएगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वो इक्वेशन, x माइनस x1 देन y माइनस y1 z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यहाँ पे आएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। इसको हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। ये जो है इसको कार्टेशियन इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जब दे रहेंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज इसके पहले जो मैंने बताया क्या, आर माइनस ए बार इन ब्रैकेट बी माइनस ए बार क्रॉस सी माइनस ए बार, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इज इक्वल टू 0। आप अगर आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। दोनों भी फॉर्मूले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग ब्रैकेट डालोगे, ठीक है। तो ये था हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आगे देखते हैं। इस एक्सरसाइज का थियोरी बहुत बड़ा है प्लेन का, तो थियोरी का एक लेक्चर बनेगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखो बच्चों क्या है नेक्स्ट पॉइंट, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। मतलब क्या, देखो यहाँ पे मान लो एक प्लेन हमने लिया है जो कि XYZ कार्टेशियन सिस्टम के अंदर है। इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट हमने लिया N पॉइंट, ओके। तो इसका ओरिजिन से हमने डिस्टेंस लिया, इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस लिया हमने P। तो इसका डिस्टेंस कितना है P, एंड इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमने n कैप लिया, जो कि नॉर्मल है यहाँ पे इस प्लेन को नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे पॉइंट हमने लिया, दूसरा पॉइंट P पॉइंट हमने लिया मान लो, जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है r बार। इसका वेक्टर कौन सा है, n बार, और इसका n कैप यूनिट वेक्टर है और नॉर्मल है और प्लेन को ये परपेंडिकुलर है। तो ऐसी लाइन का इक्वेशन हमें क्या मिलता है, r बार डॉट n कैप क्या है, इसका यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू P बार। तो ये इक्वेशन आपको याद, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म n कैप जहां पे आएगा उसको बोलो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। मतलब एक लाइन, समझ में आया क्या बोला मैंने, एक प्लेन लिया जिसपे एक पॉइंट है P, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ से ड्रॉ किया, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, P जितना है, P बार बोल सकते हैं आप लोग इसको,
P नहीं, बार नहीं आएगा, बट डिस्टेंस के लिए सिर्फ P आएगा। और दूसरा वेक्टर हमने लिया पॉइंट P, जिसका पोजीशन वेक्टर है r बार, तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या आएगा, r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू P बार। ओके, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है थ्योरी का, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मतलब देखो क्या कि हमने यहाँ पे एक प्लेन लिया ऐसा, ये एक प्लेन है, मान लो ये एक प्लेन है। ओके, इसको थोड़ा डायग्राम में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ सकता है, मुझे प्लेन, दो प्लेन का इंटरसेक्शन दिखाना है। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक प्लेन लिया ऐसा, स्ट्रेट दिखाती हूँ, एक ऐसा प्लेन लिया। ओके, एक ऐसा प्लेन लिया, दूसरा प्लेन जो है यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, और एक प्लेन यहाँ पे ऐसा है जो कि यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, ऐसे। तो ये लाइन जो है ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से होना चाहिए, एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए। 3D डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो ऐसे दोनों दो प्लेन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। मतलब समझ में आ रहा है ना, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ऐसे दोनों इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे से। और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट में से एक प्लेन पास हो रही है, उस प्लेन का इक्वेशन हमें दिखाना है। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑलरेडी हमने डिराइव किया। क्या डिराइव किया, r1 बार डॉट r बार डॉट n1 बार, r बार ये पोजीशन वेक्टर एक ही लो, एक ही पॉइंट लेना है। r बार डॉट n1 बार इज इक्वल टू क्या होता है, a बार डॉट n1 बार होता है ना, ऑलरेडी हमने देखा। एक प्लेन का ये इक्वेशन हो गया मान लो। दूसरी प्लेन का इक्वेशन, मतलब ये वाली प्लेन का इक्वेशन हम लेंगे r बार डॉट n2 बार इज इक्वल टू a बार डॉट n2 बार। ओके, इसको हमने d नाम दिया, मतलब इसको d बोला मैंने, और इसको d1 बोला, इसको d2 बोला। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, d से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये मान लो d1 है, ये d2 है, डिस्टेंस है, बार देने की जरूरत नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स के, ये दो प्लेन में से एक तीसरी प्लेन जो है इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, उसमें से पास हो, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। उसका इक्वेशन क्या होता है, देखो ये पहला इक्वेशन हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज, ये ऑलरेडी आपको दिया रहेगा, ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, देखो r बार डॉट n1 बार, ये d1 इधर शिफ्ट किया तो माइनस d1 बनेगा इज इक्वल टू 0। मान लो इक्वेशन नंबर 1 दिया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन r बार डॉट n2 बार माइनस ये d1 इधर शिफ्ट किया तो d2 इज इक्वल टू 0, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे दो इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ देयर इंटरसेक्शन, तीसरी प्लेन जो इसमें से पास हो रही है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, उसका इक्वेशन क्या रहेगा, दैट इज r बार इन ब्रैकेट, ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, n1 बार प्लस लैम्डा इंटू n2 बार इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा इंटू d2। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को ब्रैकेट डालो, ये आपको यूज करना है। इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या है आपका, रिप्रेजेंट्स अ प्लेन पासिंग थ्रू, जितने भी ब्रैकेट्स मैंने डाले हैं, जितने भी फॉर्मूलेज को, वो सभी ब्रैकेट्स के फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकी एक लिस्ट बना के उसको आपको लर्न करना होगा। थ्रू द लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जिसमें से वो पास हो रही है, लाइन ऑफ देयर इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ देयर इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ देयर इंटरसेक्शन। इसमें से एक प्लेन पास हो रहा है, उसका वो इक्वेशन है। दो अलग अलग प्लेन इंटरसेक्ट कर रही है और उनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा उसका ये इक्वेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट मैंने यहाँ पे कवर किया है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.3 है, जिसमें टोटल कितने एग्जाम्पल्स है, लेट मी चेक। इसमें टोटल 11 एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो 11 एग्जाम्पल्स की एक एक्सरसाइज है, उसके आई थिंक 1-2 वीडियोस बनेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड
बाय बाय।